Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start a new chapter of biology, biological molecules. क्या है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके साथ साथ एमडी केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नर्सिंग स्टार्ट अवर टॉपिक। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को समझने से पहले आपको एक बायोलॉजी की ब्रांच समझनी पड़ेगी जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले उसको देखें। देखिए, बायोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली बात तो याद रख लें कि बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं किन चीजों के बारे में। इसमें हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं और मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं। इन दोनों चीजों को हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब क्यों डिस्कस करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में से कौन से प्रोसेस होते हैं जो होते हैं जिनको हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। देखें, बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी टाइप ऑफ जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब नाम से जाहिर है कि दो ब्रांच का एक कंपाउंड वर्ड है, बायो एंड केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होता है कि वो एलिमेंट्स, वो चीजें जो ह्यूमंस या ऑर्गेनिजम्स में यूज होती है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने ऊपर लिखा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब इस चैप्टर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है क्या, किन किन चीजों को हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे, तो मैं नीचे आपको मेंशन कर देता हूं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये जो 5 आपके सामने जो टाइटल्स हैं, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए जाते हैं। हम इनको हर एक लेक्चर में अलग से इनके क्या क्या टाइप्स हैं, इनके क्या क्या यूजेजेस हैं, हर एक को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शंस में कैसे यूज होते हैं, किस तरह बायोकेमिस्ट्री में इनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये तो हो गए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म को। ये मेटाबॉलिज्म है क्या, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका जो सम होता है वो मेटाबॉलिज्म है। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म उनको कहा जाता है। अब मेटाबॉलिज्म को हम लोग क्या डिस्टिंग्विश करते हैं दो पार्ट्स में। मेटाबॉलिज्म के अब ये कहें कि जो मेटाबॉलिज्म के टाइप्स हैं वो 2 होते हैं। नंबर 1 मेटाबॉलिज्म का टाइप है वो है एनाबॉलिज्म और दूसरा जो टाइप है वो है केटाबॉलिज्म। याद रहे, एनाबॉलिज्म को हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, और केटाबॉलिज्म हम लोग को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इनको अलग-अलग डिस्कस करते हैं कि एनाबॉलिज्म क्या है और केटाबॉलिज्म क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म को, एनाबॉलिज्म को, कि ये जो एनाबॉलिज्म है वो है क्या। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं। अब रिएक्शंस आपको पता होगा कि या तो चीजें उसमें टूटती हैं या तो फिर चीजें बनती हैं। अब वो रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस के अंदर चीजें बनती हों, ठीक है, जिसमें रिएक्शंस आपस में मिलते हों, रिएक्शंस बड़े चीजों को बनाते हों, चीजें आपस में मिलकर बड़ी चीजें बनाते हों, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। बोला जाता है एनाबॉलिज्म। कैसे होता क्या है कि मिसाल के तौर आप जो न्यूट्रिशन इन करते हैं, ठीक है, आप जो न्यूट्रिशन इन करते हैं अपनी बॉडी में, वो डाइजेस्ट होती है और कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के छोटे छोटे मोनोमर्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। अब होता क्या है कि वो जो मोनोमर्स है, वो जो एनर्जी है हमारी बॉडी में स्टोर होती है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और ग्लाइकोजन कैसे बनता है? ग्लूकोज आपस में मिलते हैं और मिल सिलकर वो एक पॉलीमर बनाते हैं। वो एक पॉलीमर बनाते हैं, उस पॉलीमर का नाम क्या है? उस पॉलीमर का नाम है ग्लाइकोजन। ठीक है, ये जो पॉलीमर ग्लाइकोजन बना ग्लूकोज से, ग्लूकोज क्या है? मोनोमर्स है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसकी वजह से बेसिक डेफिनेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस है एनाबॉलिज्म की। ठीक है, एनाबॉलिज्म को इसलिए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि इसमें चीजें जो है छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ी चीजें बनती हैं इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी कैटेगरी, मेटाबॉलिज्म की जो दूसरी कैटेगरी है केटाबॉलिज्म की, तो केटाबॉलिज्म में क्या है? मैंने लिखा हुआ है कि केटाबॉलिज्म इज अ
कैटाबॉलिज्म क्या है कि पॉलीमर्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाना। पॉलीमर्स का मतलब क्या, वो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, जिस तरह ग्लाइकोजन है, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर दूसरे फैट्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, पॉलीमर की फॉर्म में हमारी बॉडी में अंदर होते हैं। फिर ये क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेक होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहे हैं, ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। इसलिए इनको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव, इसलिए इनको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है ऊपर इसके नाम के साथ साथ। और इसकी एग्जांपल, बेसिक इसकी एग्जांपल जो कैटाबॉलिज्म की है वो रिस्पायरेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत कि ये जो कैटाबॉलिक मतलब कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और ये जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हैं ये कहां होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते कहां है हमारी बॉडी के अंदर, सवाल तो ये बनता है ना। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये होते कहां है। देखें, अगर मैं बात करूं एक लाइफ की, तो लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है वो याद रहे सेल से ही होती है। लाइफ स्टार्ट्स हेयर, लाइफ सेल से स्टार्ट होती है। कोई भी लाइफ हो, आप प्रोकार्योट्स को पढ़ें, उसके अलावा फंजाई, एल्गी, एनिमल्स को पढ़ें, प्लांट्स को पढ़ें, तो हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास अपना एक सेल होता है जो कि इनकी बॉडी को बनाता है। तो लाइफ सेल से स्टार्ट होती है बेसिकली। तो हम सेल को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये जो हैं ये सेल के अंदर ही हैं, सेल के अंदर ही होते हैं। तो सेल को डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, मैंने यहां पर जस्ट बनाया एनिमल सेल। ठीक है, ये है एनिमल सेल, अब ये लिख लीजिएगा, ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो उसके बाहर वाली ये जो लेयर है इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो सेंटर में, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस बोला जाता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान एक सेंट्रल पार्ट होता है, ये बहुत अहम है, इसको समझना। सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो मेंशन कर दिया मैंने यहां पर, ये वाला साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है, ये आप अलग से पॉइंट्स लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है और वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए। ठीक है, ऑल्सो मेरा ये वीडियो यहां तक आपको मेरा जो लेक्चर है वो समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोटोप्लाज्म को। मैंने एक टर्म लिखा है प्रोटोप्लाज्म, ये है क्या। देखिए, प्रोटोप्लाज्म को समझना बहुत ही अहम है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो याद रहे प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल का जो पार्ट जो होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन मेंशन की हुई है। इट इज लिविंग मैटर ऑफ द सेल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 70 to 90% वाटर, 70 to 90% वाटर लिख लीजिएगा, परसेंटेज लिख लीजिएगा वाटर, इन other remaining part is dry weight where biological molecules are present। देखें, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस की अगर बात करूं, लेकिन बेसिकली मैं अगर साइटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म के अंदर या प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% वाटर होता है। और ये एक एमसीक्यूज है, पास पेपर, एमडी कैट के पास पेपर का एक एमसीक्यूज है। ठीक है, कि सेल के अंदर कितना वाटर होता है, तो आप याद रहे कि एनिमल सेल के अंदर 70 to 90% वाटर होता है। ठीक है, ये आप लाजमी याद रख लीजिएगा। एंड अदर रिमेनिंग पार्ट, अगर आप इस पानी को हटा दें तो दूसरा जो पार्ट अगर बन जाता है साइटोप्लाज्म का या प्रोटोप्लाज्म का, उसको बोला जाता है ड्राई वेट, जहां पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे मैं आपको ये बता दूं, ये तो आपको पता चल गया यहां तक कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहां होते हैं। उसके साथ साथ मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी जो है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, चीजें टूटती हैं और बनती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर। देखिए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं बायो एलिमेंट से। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बायो एलिमेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब बायो एलिमेंट्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा हुआ है नीचे, एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ बायो एलिमेंट्स।
बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बायो एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं, ह्यूमंस में कितने होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कितने होते हैं। उससे समझने से पहले आप याद रख लें कि जो प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 होते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेचुरल एलिमेंट्स, वो होते हैं 92। प्रोडक्ट टेबल में नेचुरल एलिमेंट्स 92 होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिजम्स में 25 एलिमेंट्स होते हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करूं ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस में 16 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि मैं बात करूंगा ह्यूमंस की। दूसरे जो 25 एलिमेंट्स है, बायो एलिमेंट्स है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो एक ब्रीफ डिस्कशन हो जाएगी। तो हमने टू द पॉइंट चीजों को समझना है ताकि हमारे टेक्स्ट बुक जो है हमारे वो भी क्लियर हो जाए, हमारे एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाए और हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। तो देखें, ह्यूमंस के जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 मेन पार्ट्स में। सबसे पहले मेजर एलिमेंट्स, माइनर एलिमेंट्स एंड नंबर 3 पे है ट्रेस एलिमेंट्स। मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन जो कि 65% होती है, कार्बन जो कि 18% होती है, हाइड्रोजन जो कि 10% होती है, नाइट्रोजन जो कि 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। ये मिला सिलाकर जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, आप ये कहें कि ये जो हैं सेल में 99% जो है काम करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाने में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं माइनर एलिमेंट्स टोटल 1% होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें, टोटल 1% होते हैं। अब मैंने माइनर एलिमेंट्स को जो है मेंशन नहीं किया, क्योंकि मेंशन इसलिए नहीं किया, बस आप इनके नाम याद रख लें अगर लिखना चाहें तो। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर। ठीक है, उसके बाद है तीसरी कैटेगरी है ट्रेस एलिमेंट्स की। ट्रेस एलिमेंट्स बहुत कम तादाद में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। आप ये कहें अप्रोक्स 0.01%। 0 पॉइंट मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, 0.01% होते हैं, इतने कम होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, बस आपने याद रखना है Fe को, आयरन को, और दूसरा आपने याद रखना है किसको, दूसरा आपने याद रखना है जिंक को। बस ये 2 को आपने याद रखना है कि जो ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के हिसाब से एमसीक्यूज चाहिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चाहिए, पास पेपर चाहिए एमडी कैट के, नर्सिंग के, फार्मेसी के, और उसके अलावा आपको अगर दूसरा कुछ मुझसे पूछना है, गाइडेंस लेनी है, किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन्ड है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।